कई बार कंपेयर करके पढ़ना किसी टॉपिक के लिए बहुत आसान होता है। जब टॉपिक को आप समझना चाहते हैं अलग अलग, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, बहुत सारे इनके फंक्शन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसमें से बैक्टीरिया तो क्लियरली प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में आपको दिखता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से इन तीनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे आपके बुक्स में दिया हुआ है वो बहुत आसान, इजी है और समझना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये तीनों टॉपिक समझना आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्ट रहा होगा। लेकिन हम कम समय में कुछ ऐसी चीज़ों को कवर करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर भी हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और फिर डिटेल से इसमें से एक लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को मैं कवर करूँगा। तो देखते हैं कितना समय लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया भी पढ़ा होगा। एक चौथा स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा, वो होता है न्यूक्लियस, जो कि एक्सक्लूसिवली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। अभी मैं इनर मेम्ब्रेन को सिंपल बना ले रहा हूँ इस तरीके से। हालांकि आप सभी जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को अभी मैं ड्रॉप आउट कर देता हूँ न्यूक्लियस बना लेता हूँ, ठीक है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में आपको कुल 3 स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं जिनके सराउंडिंग में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये अभी मैंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है, दिस इज नॉट प्रोकैरियोट, उसको हटा देंगे थोड़ी देर में। तो 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं हमको, ठीक है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट हो गया और तीसरा क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस या केंद्रक, जिसके चारों तरफ या सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब एग्जाम में जैसे पूछा जाए आपसे कभी, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलेगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट सेल में मिलेगा, न्यूक्लियस जो है वो आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। अब नेमिंग अगर करना होता है, नाम बताना होता है कि मेम्ब्रेन का क्या नाम है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेम यहाँ पे ये भी होता है, ठीक है। इसके बाद ये अंदर वाला क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन नाम होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट में भी आपको इसको इनर मेम्ब्रेन करना है। सेम वही चीज़ आप लोग क्या करते हो, आउटर एंड इनर, है ना। न्यूक्लियस में भी हम लोग इसको कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीनों जगह पे, चाहे मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की या फिर न्यूक्लियस की, तीनों जगह पे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, ये वाली जगह, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखिए जो चीज़ें कॉमन है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह को हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा। क्लोरोप्लास्ट में इसको हम लोग बोलते हैं पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, प्लास्टिड मतलब हिंदी में लवक बोला जाता है, इसको हरित लवक कहते हैं हिंदी में। तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कह दिया। अब न्यूक्लियस में अगर आप देखते हो तो इस जगह को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये चीज़ें कॉमन हो गई, जो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट में भी दिख रहा है और न्यूक्लियस में भी दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हो कि ये फोल्डेड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फोल्डेड कर लेते हैं, फोल्ड कर देते हैं, ये इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है। इसका इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है। चलिए ये दोनों लेयर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से हम लोग बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और मैंने बोला इसका जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज़ लाइक फोल्डेड, इस तरीके, इस फोल्डिंग को बोला जाता है क्रिस्टी। ये जो फोल्डिंग होते हैं इससे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, कभी भी बायोलॉजी में आप देखिएगा कोई मेम्ब्रेन वगैरह फोल्डेड हो जा रहा है, फोल्डिंग हो जा रही है उसकी, तो उससे सरफेस एरिया जो सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो इसका मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन ऐसा फोल्डेड नहीं होता, स्ट्रेट इस प्रकार का होता है, और ना ही न्यूक्लियस में, ठीक है, इस प्रकार की फोल्डिंग होती है, तो ये भी स्ट्रेट होता है। लेकिन न्यूक्लियस में आप देखिएगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ज्वाइन हो जाता है और ये फॉर्मेशन करता है पोर का, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर, है ना। ये इस तरीके का ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे पोर रहेंगे। अब इस न्यूक्लियर पोर के माध्यम से जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके बीच में कनेक्शन होता है, मटेरियल का आना जाना, मतलब वॉट एवर रिक्वायर्ड इन साइड न्यूक्लियोप्लाज्म वो साइटोप्लाज्म से आ जाएगा, या न्यूक्लियोप्लाज्म में जो कुछ भी बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से, ठीक है। हालांकि कुछ पोरिन्स यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब थोड़ा सा साइड कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है कि अंदर में जो यहाँ पे मैट्रिक्स भरा होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के, है ना, जब हमने उसको इस तरीके का बनाया हुआ था, तो इसके अंदर के मटेरियल को या माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसे प्रेजेंट है, जो आपको दिख रहा है लाइक, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना, वो भी मैट्रिक्स ही है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, राइट ना। अब हम लोग कंटेंट देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का कंटेंट क्या रहेगा। न्यूक्लियस को यहाँ पे मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली पूरे बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, कुछ और चीज़ें मुझे बतानी है आपको, ठीक है। वो गड़बड़ हो गया, हाँ अब ठीक है, फाइन, राइट। मुझे एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो पूरे बोर्ड को एक साथ क्लीन नहीं करना है हमको, कुछ पोर्शन को ही क्लीन करना है, तो ये इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो डायग्राम है उसके माध्यम से ये चीज़ बताऊंगा। चलो भाई साहब थोड़ा क्लीन हो जाइए आप पूरा, ओके, अब ये क्लीन हो गया। देखिए, तो मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिल रहा है मुझे, उसको मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ही कहा है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में जो मिल रहा है उसको मैंने स्ट्रोमा कहा है। बैक्टीरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, जनरली बैक्टीरिया के बाहर में एक सेल वॉल होता है और उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब बैक्टीरिया का जो मैट्रिक्स है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो बेसिकली हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब कंटेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कंटेंट की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या मिलेगा आपको, और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स में मेरे को मिलता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये डीएनए कैसा होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए कैसा होता है। तो ये डीएनए होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से जानते हो। अगर किसी भी डीएनए का दोनों एंड जो है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो सर्कुलर डीएनए कहलाता है, और अगर एंड दोनों एंड डीएनए का फ्री है, मुक्त है, तो उसे हम लोग लीनियर डीएनए कहते हैं। तो सेम यही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो होता है हमको क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में भी देखने को मिलता है। सेम वही माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स दैट इज स्ट्रोमा एक्चुअली, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी देखने को मिलता है, और वैसा ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मेरे को यहाँ भी देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में, ठीक है। इसको हम लोग नेकेड डीएनए भी कंसीडर करते हैं, नग्न डीएनए, नेकेड डीएनए बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है, हिस्टोन जो प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है। एक कारण ये कंसीडर किया जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसलिए नेकेड डीएनए है। दूसरा एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो मेन डीएनए है वो न्यूक्लियर एनवेलोप से कवर है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली से कवर होता है, ठीक है।
कवर है, नेकेड नहीं है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए, मेन डीएनए होता है वो क्या होता है, ओपन रहता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, वो किसी भी न्यूक्लियर एनवेलोप से या किसी भी प्रकार के एनवेलोप से, मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। तो फिलहाल यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, इसलिए भी नेकेड डीएनए कहा जाता है, ठीक है। अब डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी है, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, स्पेशली सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस। अभी हम आगे आपको ये भी बताने वाले हैं कि और क्या क्या चीजें मैट्रिक्स में यहाँ पे पाई जाती हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल दोनों को कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी और क्लोरोप्लास्ट को भी। कारण कभी पूछा जाए तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए की उपस्थिति के कारण। हालांकि इसमें आपको आरएनए भी मिलेगा, राइबोसोम्स भी मिलेंगे, जो कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलो डीएनए मिल गया, इसके अलावा यहाँ पे आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए भी मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, या फिर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, ये चीज़ भी मिली। चलो ठीक है, आरएनए के अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा राइबोसोम, तो 70S टाइप का। आप देखिए तीनों जगह मेरे को सेम टाइप का राइबोसोम मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी 70S टाइप, यहाँ S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि राइबोसोम के डेंसिटी और साइज को बताता है, ठीक है, उसके घनत्व को और आकार को बताता है। तो 70S टाइप का राइबोसोम मुझे यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मैट्रिक्स, यहाँ स्ट्रोमा में भी मिल रहा है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपने पढ़ा होगा कि 70S टाइप का ही राइबोसोम मिलता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, कभी जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेशली पूछता है, जो मैमेलियंस होते हैं, जो स्तनी होते हैं, उनके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पूछता है, ठीक है, तो आप 55S राइबोसोम भी कर सकते हैं आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी कंसीडर किया जाता है 55S राइबोसोम, स्पेशली किसके लिए, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है मैमेलियंस का, स्तनियों का माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे ये चार चीज़ें कॉमनली मिली, डीएनए मिला, आरएनए मिला, राइबोसोम मिला, लगभग सेम टाइप का मिला तीनों जगह पे। अब बात कर लेते हैं और क्या चीज़ें होंगी और क्या डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा सा एंजाइम के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक क्रिब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्रिब्स चक्र या क्रिब्स साइकिल, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। जो क्रिब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो डेफिनेटली मुझे क्रिब्स साइकिल के लगभग सारे एंजाइम कहाँ पे मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये समान नहीं है। यहाँ पे क्या मिलेंगे, एंजाइम ऑफ क्रिब्स साइकिल, ठीक है, क्रिब्स साइकिल के एंजाइम मुझे यहाँ पे मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैंने लगभग सारे कहा, एक इसका अपवाद भी है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान से सुनिएगा, नीट में कई बार पूछा गया है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं मिलता, इनर मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। तो यहाँ हम क्रिब्स साइकिल का एंजाइम मिला, क्यों मिला, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, कोशिकीय श्वसन परफॉर्म करता है। अच्छा चलिए आ जाते हैं कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट पे आ जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में आप देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो डेफिनेट सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम होंगे, अब फोटोसिंथेसिस में भी दो फेज होता है, ठीक है, एक लाइट फेज होता है और दूसरा डार्क फेज होता है। तो जो लाइट फेज होता है वो तो इसके थैलेकॉइड या ग्रेना में होता है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क फेज होता है या अंधकार अभिक्रिया कहा जाता है, जहाँ पे एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और उससे शुगर या स्टार्च बनता है। तो वो जो डार्क फेज है वो मेरा कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन, डार्क फेज या अंधकार अभिक्रिया कहाँ पे होती है, आपको आंसर करना है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। मतलब ये डेफिनेट सी बात है कि डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम हैं या फोटोसिंथेसिस के अंधकार अभिक्रिया के जो एंजाइम हैं वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन के एंजाइम मेरे को यहाँ पे मिलेंगे।
प्लस फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल चाहिए वो भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, स्पेशली फॉर द डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में देखिए ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं प्रेजेंट होता, ना तो वहाँ पे बैक्टीरिया में आपको कोई ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, मतलब जितने सारे रिएक्शन होने हैं। अब ये डिपेंड भी करता है कि वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक है, या हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, उसके आधार पे यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। अगर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के एंजाइम रहेंगे, या फिर अगर आप हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा तो उसके आधार पे उसके एंजाइम रहेंगे। मतलब सारा रिएक्शन जो है प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होना है, और जैसा बैक्टीरिया होगा उसके आधार पे यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। तो नाम मैं स्पेशली यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कंपेयर करके, अब ये एंजाइम हो गया। अब एक चीज और देखिएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टार्च भी मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार्च के ग्रेन्यूल्स, स्टार्च के कण भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई रिलेटेड टू कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, मैट्रिक्स ही स्ट्रोमा है, ठीक है, और वही यहाँ पे प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं आगे और बढ़ा लेता हूँ और इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के अंदर के स्ट्रक्चर पे भी फोकस करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसे हुई या क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है, हजारों करोड़ों साल पहले, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उस पर भी जाएंगे। बैक्टीरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ फोल्डिंग होता है, ये जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की तरफ क्या रहता है? फोल्डिंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मीजोजोम, ठीक है, मीजोजोम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राइट। मैंने कहा बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ना फोल्डेड रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, इसे हम लोग मीजोजोम कहते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी ही फोल्डिंग आपको माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन भी शो कर रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन भी वैसे ही फोल्डिंग शो कर रहा है जो मुझे बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन की फोल्डिंग दिख रही है। और आपको बता दूं, जो फंक्शन बैक्टीरिया में मीजोजोम परफॉर्म करता है, आप या ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का, कोशिकीय श्वसन का, वही फंक्शन बैक्टीरिया में मीजोजोम भी परफॉर्म करता है। मतलब ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, इस फोल्डिंग जो रहती है, इस फोल्डिंग का नाम मैंने दिया था क्या? क्रिस्टी। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का कोई मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है, वहाँ पे सेपरेट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है इसको थैलेकॉइड बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको कहा जाता है थैलेकॉइड कहा जाता है, और ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो बनाया है मैंने थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं लूमेन। थैलेकॉइड के अंदर जो कैविटी होती है इसको मैंने कहा थैलेकॉइड, ठीक है, ये थैलेकॉइड है। और थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर आप देखिएगा कॉइन या सिक्के जैसे व्यवस्थित हैं। जैसे कॉइन का अरेंजमेंट होता है, सिक्कों को आप एक के ऊपर एक रख दें, तो ऐसे ही अरेंज हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को ग्रेना कहते हैं हम लोग। इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? ग्रेना या ग्रेना, ठीक है। इस पूरे इंडिविजुअली मैंने थैलेकॉइड कहा। और ये भी मेम्ब्रेन के चैनल हैं, मतलब ये भी कुछ और नहीं है। जैसे मेरे को यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, वैसे ये भी मेम्ब्रेन के चैनल ही है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेकॉइड कहते हैं और ग्रुप को उसके ग्रेना कहते हैं। थैलेकॉइड के अंदर में जो कैविटी है उसको मैंने लूमेन कहा, और ये थैलेकॉइड का क्या है? मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन नहीं है, मैं इसको थोड़ा थिक बना रहा हूँ। थिक बनाने के लिए काम कर सकते हैं हम लोग। ये पूरा क्लीन नहीं करना है हमको, थोड़ा सा क्लीन करना है। इसको हम लोग थिक बनाना चाहते हैं ना, तो इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ठीक बनेगा, लाइक दिस। ये समझ लीजिए, ये बन गया, अंदर लूमन है और ये थैलेकॉइड है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए, लूमन के बाहर, ठीक है, जैसे कोई भी थैलेकॉइड है उसके लूमन के बाहर वाला पार्ट क्या है? स्ट्रोमा है। समझ में आ रहा है? अभी मैंने क्लियर कर दिया। वही जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स कहलाता है, स्ट्रोमा है, अंदर में लूमन है। मतलब अगर मैं कंपार्टमेंट की बात करूं कि कितनी जगह कंपार्टमेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप एक चीज को देखिएगा,
दो कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट है आपका मैट्रिक्स, है ना, एक कंपार्टमेंट क्या है, मैट्रिक्स, जिसको मैं इनर कंपार्टमेंट बोल सकता हूं, अंदर की तरफ इनर कंपार्टमेंट, समझ में आया आपको, इनर कंपार्टमेंट बोला मैट्रिक्स को। और दूसरा कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है, जिसे हमने कहा आउटर कंपार्टमेंट, हमने कहा आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, आप इसको कंपेयर करिएगा, किसी भी बुक में आपको इस तरीके का कंपैरिजन नहीं मिलेगा। तो जो आउटर कंपार्टमेंट है या आउटर स्पेस है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आउटर स्पेस, आउटर स्पेस। ठीक है, बाह्य जगह जो है ये एक्चुअली में है क्या, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक है, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह बच रही थी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसी को मैंने आउटर कंपार्टमेंट या आउटर स्पेस कहा। एक स्पेस मैट्रिक्स और दूसरा स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां तक क्लियर है। अब मुझे यही दो स्पेस चाहिए, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में चाहिए दो, एक इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। मैं बता रहा हूं क्यों चाहिए। ठीक है, तो इनर कंपार्टमेंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है लुमेन के रूप में। ठीक है, थैलेकॉइड का जो लुमेन है। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट यहाँ पे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आउटर कंपार्टमेंट है मेरा स्ट्रोमा। देखिएगा अब डिफरेंस आ गया, यहाँ पे मैट्रिक्स इनर कंपार्टमेंट था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रोमा है ये आउटर कंपार्टमेंट है, आउटर स्पेस है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जनरली रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस से बिलोंग करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब दो स्पेस मुझे क्लोरोप्लास्ट में उठाना है, एक तो लुमेन मैंने ले लिया, पहला स्पेस जो अंदर है, और उसके बाहर वाला स्ट्रोमा ले लिया जो कि आउटर स्पेस है। ठीक है, मेसोजोम को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो वहाँ पे ऐसा आउटर इनर कंपार्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है। ठीक है, इसको भी मैं क्लीन कर दे रहा हूं, तो जिसको मैंने क्रिस्टी कहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक फोल्डिंग को मैंने यहां से उठा लिया, इस जगह से मैंने इस पूरे पोर्शन को उठाया और सपोज मैंने इस तरीके का ऐसे बना लिया। ठीक है, अब इस फोल्डिंग के एक तरफ, ठीक है, ये लाइक दिस, ये पूरा इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये पूरा मैंने सपोज इनर मेम्ब्रेन बना लिया। ठीक है, या बेटर होगा कि इसको आप ऐसे करिए। ठीक है, ज़्यादा आसानी समझ में आएगा कि यहाँ वाले को मैंने उठाया है, एक थिन ऐसे इस तरीके का ले लिया, और इस तरफ को मैं मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ, इस तरफ को मैं मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ, इसके ऊपर, और ये पूरा मेम्ब्रेन है मान लीजिए आप। ठीक है, और इस तरफ को मैट्रिक्स है, और ये तरफ क्या हो जाएगा आपका, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसी को आउटर स्पेस भी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर इसी को आउटर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला साइड है और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल वाला साइड है। चलिए हम लोग थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का तो बहुत आसान है, ये मैंने थैलेकॉइड बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं थोड़ा थिक बना रहा हूँ मेम्ब्रेन को, डोंट कंफ्यूज कि ये डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, जिसको हमने क्रिस्टी कहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम, ठीक है, वो भी पाया जाता है मेम्ब्रेन में ही, जिस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मतलब पक्का ये सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करता होगा। ठीक है, वो तो फंक्शन में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब ये है, कभी पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो आप आंसर करिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, एक को छोड़कर। कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिएगा ये जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है ना, यहाँ पे ऑक्सीसोम पाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीसोम, या फिर इसी को बोला जाता है F0 F1 पार्टिकल। इनका अरेंजमेंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में फ्यूचर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीसोम होता कैसे है, इसका ना एक हेड होता है। ठीक है, एक हेड होता है, और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, और ये दूसरा पार्ट बेस होता है। ठीक है, इसको मैंने कहा हेड, और दूसरे पार्ट को मैंने क्या कहा बेटा, ये बेस, टेनिस के रैकेट जैसा दिख रहा है। और एक नहीं होते, ये ऑक्सीसोम यहाँ पे बहुत सारे होते हैं।
ऐसे जो ऑक्सीसोम होते हैं ना आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीसोम बहुत सारे होते हैं। तो इसका जो हेड है, ठीक है, ऑक्सीसोम का जो हेड है, ऑक्सीसोम सिचुएटेड तो इनर मेम्ब्रेन में ही है, उसकी फोल्डिंग पे है। इसका जो हेड है ये मैट्रिक्स को फेस कर रहा है। किसको फेस कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स को फेस कर रहा है। वैसे ही ऑक्सीसोम जैसे ही पार्टिकल आपको क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलते हैं। और वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनका भी जो हेड है वो मैट्रिक्स को ही फेस कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो इसका हेड मैट्रिक्स को फेस कर रहा होता है। इसका इंपॉर्टेंस है, देखिएगा, ठीक है। ये जो बेस वाला पार्ट है जिसे मैंने F0 कहा, हेड जिसको हम लोग F1 कहते हैं, ठीक है, ये हेड जिसे हम लोग F1 कहते हैं और बेस जिसको F0। अब क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का है ना तो यहाँ पे C लगा दीजिएगा आप लोग, है ना, CF1 और CF0। C बताता है कि क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। फंक्शन दोनों जगह पे इसका एक ही होता है, ठीक है, सेम फंक्शन है, एक ही कार्य परफॉर्म करेगा। लेकिन क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का है तो हम उसको C लगा के रिप्रेजेंट करते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, देखिए होता क्या है, इसका जो हेड है ना ऑक्सीसोम का, इसमें ना एटीपेज एक्टिविटी होती है। एटीपेज एक प्रकार का एंजाइम है जो एटीपी के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है, एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब आपके दिमाग में आपने अभी तक ये पढ़ा है कि एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, या मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, फोटोसिंथेसिस का जो पहला फेज था जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, उस दौरान भी एटीपी की सिंथेसिस होती है। उस टाइम पे भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग, ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी बनता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन सिंपल शब्द है, फॉस्फेट समूह का जुड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। या फिर आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, है ना। एटीपी के फॉर्मेशन को भी हम लोग फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है एटीपी। सिंपल है, आपका एटीपी बनता है इस तरीके से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना, देखिएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बन गया आपका एटीपी। एटीपी बन गया। अब इस रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में कैटालाइज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपेज, या प्यार से आप इसको एटीपी सिंथेटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एटीपी सिंथेटेज एक्चुअली है क्या? ये जो पोर्शन मैंने बनाया हुआ है यही एटीपी सिंथेटेज है। यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है यही एटीपी सिंथेटेज है। इज इट क्लियर? अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आप आंसर करिएगा मीजोजोम, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? मीजोजोम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हेड की बात, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी बनेगा उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी बनता है उसको हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट के लिए अल्टीमेट जो एनर्जी आती है वो सनलाइट से आती है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। डिटेल स्टडी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग रेस्पिरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इस ऑक्सीसोम के बेस वाले पार्ट की, जो कि मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ठीक है, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। चाहे मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में जो कंबाइन स्ट्रक्चर और मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। तो ये जो F0 पार्ट है ना, ये एक तरह से प्रोटॉन टनल का काम करता है। प्रोटॉन मतलब H+ को आने जाने का रास्ता देता है। यहाँ पे भी ये काम वही करता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो बेस वाला पार्ट है ये भी मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये प्रोटॉन को H+ को आने जाने का रास्ता देता है। कैसे रास्ता देता है? इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑलवेज देखिएगा आप, है ना, इसी डायरेक्शन में ये रास्ता देगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में फेंकेगा प्रोटॉन को, ठीक है। और जब कभी भी यहाँ से दो प्रोटॉन, दो H+, ठीक है, इसको क्रॉस करके बाहर जाएंगे, एक एटीपी बनेगा। ये अनुपात, ये रेशियो याद रखिएगा, दो प्रोटॉन जाएगा तो
एक एटीपी बनेगा, 1 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होती है, जब कभी भी यहाँ से 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसको क्रॉस करके बाहर निकलेंगे तो एक एडीपी से आपका एक एटीपी बनेगा और साथ में आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यूटिलाइज होगा। इसीलिए तो इसको फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी और बात। तो मैंने कहा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे साइटोक्रोम होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को परिवहन कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो आपने पुस्तक में पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन ऐसे ही साइटोक्रोम वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ही मिलता है। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो काम इनर मेम्ब्रेन कर रहा है, या लगभग जैसे स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वैसे ही स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये सिंगल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का ही, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन यहाँ पे ना उसको मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम न बोल के फोटो सिस्टम बोलता हूँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। तो फोटो सिस्टम, ठीक है, चाहे मैं फोटो सिस्टम 1 की बात करूं या मैं फोटो सिस्टम 2 की बात करूं, इन सब का डिटेल हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि फोटो सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, या फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, ये सब पिगमेंट या वर्णक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फोटो सिस्टम की, ठीक है, पीएस बोला जाता है उसको। या फिर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या वर्णक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सेम आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको साइटोक्रोम एटसेट्रा ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में भी आपको साइटोक्रोम एटसेट्रा ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हो गई कंपैरेटिव स्टडी किसके किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आप बिल्कुल उसी तरीके से याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीसोम का हेड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को फेस कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी CF0F1 पार्टिकल, जिसको हम लोग ऑक्सीसोम ही बोलते हैं, वो किसको फेस कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को। क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन कैसे आ गए, फिर यहाँ पे प्रोटॉन कैसे आ गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा, ऐसा माना जाता है कि यूकैरियोटिक सेल जो हैं, इनका इवोल्यूशन डेफिनेटली किससे हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। तो ये एक प्रकार का ना सिम्बायोसिस हुआ होगा। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, या कोई बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, इनके बीच में सिम्बायोसिस हो गई। सिम्बायोसिस, सहजीविता जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये मिलके एक यूकैरियोटिक सेल का निर्माण किए, जिसमें से वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता रहा एज अ क्लोरोप्लास्ट, और आप बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह रेस्पिरेशन परफॉर्म करता रहा, ठीक है। अब वीडियो को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया। हम लोग थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सेपरेट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था, अल्टमान ने इसका नाम दिया बायोब्लास्ट, और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया बेंडा ने, ठीक है। 3 साइंटिस्ट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जनरली ये बेलनाकार, सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप होते हैं, जिनका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर या व्यास, और लंबाई होती है 3 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। इनमें ये इनका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंजेबल होता है, इसलिए इस घटना को हम लोग प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल शो प्लियोमॉर्फिज्म, तो आप क्लियरली आंसर कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी हो, मेम्ब्रेन वाला नहीं रहता, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं। अब पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो टिपिकल आंसर आपका होता है बेटा मैच्योर आरबीसी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आरबीसी जो है आपके ब्लड में प्रेजेंट है, और आरबीसी को एक्टिवली स्विम नहीं करना पड़ रहा है ना, सक्रिय रूप से नहीं तैरना पड़ रहा है, तो आरबीसी अपनी एनर्जी ना
ग्लाइकोलिसिस से ही बना लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस से बना लेते हैं। इनको पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आरबीसी को, क्योंकि ब्लड के साथ फ्लो होते हैं। आरबीसी एक्टिवली स्विम नहीं करता, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। एक कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है हीमोग्लोबिन कैरी करना और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो जितनी ज़्यादा जगह रहेगी, आरबीसी है मान लीजिए आपका, और ये न्यूक्लियस होता उसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो जगह घेरते ना यार। तो इससे अच्छा है कि मैं सब न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको क्या करूँगा, हटा दूंगा, और इसकी जगह पे क्या भर लूंगा, पूरा हीमोग्लोबिन, क्योंकि जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना एफिशिएंटली आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। आपको मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, मुड़ा हुआ होता है, और उस फोल्डिंग को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पे आ जाते हैं ठीक है। अब ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हमने ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल कहा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में ही आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मिलेंगे और उससे रिलेटेड एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको साइटोक्रोम मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं। जो साइटोक्रोम होता है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। साइटोक्रोम में क्या होता है, आयरन होता है। कुछ एक साइटोक्रोम में, जिनको हम लोग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, कॉपर भी होता है। साइटोक्रोम में जनरली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, लेकिन जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हैं, ठीक, जैसे कि साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, ठीक है, इनको हम लोग कॉपर कंटेनिंग साइटोक्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का। तो हमने बहुत अच्छे से आपको बताया कि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और नेकेड होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कंसीडर किया जाता है। इवन क्लोरोप्लास्ट को भी हम लोग सेमी ऑटोनॉमस, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने बहुत सारे रिक्वायरमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं सेल से बाहर निकाल दूं माइटोकॉन्ड्रिया को या क्लोरोप्लास्ट को, तो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र रूप से माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अपना, क्योंकि इनके पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम भी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल भी है, तो अपने काम की सारी चीज़ें ये खुद बना लेते हैं, ठीक है। ये सेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है, ठीक है। अगर सेल के बाहर भी ये एज इट इज सर्वाइव कर लेते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के बाहर निकाल दो और वो सर्वाइव कर जाता, बच जाता, रह लेता, तो आप उसको कंसीडर करते कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमस है। लेकिन ऑटोनॉमस नहीं लेना है, सेमी ऑटोनॉमस लेना है, ठीक है। राइबोसोम मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप का, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S टाइप का करना है, लेकिन ममेलियन होगा, स्तनी होगा, तो उस केस में 55S टाइप का राइबोसोम आप आंसर लीजिए। एस का मतलब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रेब साइकिल के एंजाइम मिलेंगे एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ के बाकी सारे एंजाइम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस के लिए आपको रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तो आपके पास रहता ही बच्चे लोग, ठीक है। अगर लाइफ स्पान की बात करें तो ऑन एन एवरेज 5 दिन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइट। नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है बाई फिजन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पहले आ जाते हैं जहाँ पे प्रोकैरियोट वाला स्लाइड है, ये नंबर 1, ओके, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसे इंक्रीज होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आंसर करिएगा बेटा फिजन। क्या बोलिएगा, फिजन। हिंदी में बोला जाता है इसको गुणन या विखंडन, ठीक है, गुणन। नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, गुणन या विखंडन से, ठीक है, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए, वो हिंदी में विखंडन हो गया, एनीवे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन या प्लास्टिड का, नए प्लास्टिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो भी आंसर करिएगा आप लोग, क्या, फिजन। क्या आंसर करना है आपको, फिजन। न्यू क्लोरोप्लास्ट या न्यू प्लास्टिड का फॉर्मेशन फिजन से होता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया का मैं बोलूं आपसे, तो भी आपको आंसर क्या करना है, बैक्टीरिया का भी फॉर्मेशन। देखिए सिमिलरिटीज है, हम यहाँ पे सिमिलरिटीज भी देख रहे थे और डिसिमिलरिटीज भी देख रहे थे, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का भी फॉर्मेशन किससे होता है, फिजन। अगर बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया बना रहा है तो बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन होता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया बना रहा है तो मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन है तो फिजन ही, ठीक है।
बाइनरी फिजन मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेगा तो बाइनरी फिजन है, और एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे तो मल्टीपल फिजन है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। ये हो गया है आपका, ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया है। तो फिजन होता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि प्रोकैरियोट का जो मीजोजोम है वो सेम वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए दोनों को हम लोग फंक्शन को कंपेयर कर देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसलिए जो मीजोजोम है दैट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 70% ऑफ टोटल एंजाइम, सेल में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं एक सेल में या कोशिका में, उसके 70% एंजाइम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। मतलब सेल का टोटल सेल में जितने एंजाइम होते हैं मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में। बात करें फंक्शन की तो आप आसानी से बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन, या फिर आप उसी को बोल सकते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। या दूसरा भी कारण है इसका कि यहाँ पे जो एटीपी बनता है ना बेसिकली, ठीक है, वो है ना रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे कोएंजाइम हैं, चाहे मैं बात करूँ NADPH2 की, NADH2 बोला जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन से बनता है। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन से बनता है, इसलिए भी इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट में आपको शायद समझ में आए। ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, सेल का ऊर्जा घर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन वगैरह तो बनता ही है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, सारी चीज़ें। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हीम प्रोटीन, ठीक है, मायोग्लोबिन। ठीक है, हीम प्रोटीन तो समझ गए, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन है हीम। ठीक है, मायोग्लोबिन आपके मसल में पाया जाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता। मायोग्लोबिन आपके मसल में ऑक्सीजन को रखता बस है, ठीक है, स्टोर करके रखता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ट्रांसपोर्ट का काम हीमोग्लोबिन का होता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बता दी। आखिरी स्लाइड में भी कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, तो आई थिंक जो बेसिक पॉइंट था, ये सारी चीज़ें आपके बुक में दिया रहता है, काफ़ी डिटेल से दिया रहता है। जो बेसिक चीज़ थी जो हम आपको समझाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, टू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोट, एज वेल एज थोड़ा सा मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।